ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं इडियम्स के बारे में, फ्रेजेस के बारे में, प्रोवर्ब्स के बारे में। यानी ये डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब आप गुफ्तगू करते हैं, एक गुफ्तगू तो ये होती है कि मैं टहल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। ये आसान है, सिंपल है जब आप आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। लेकिन अगर आप बेहतरीन कलमकार बनना चाहते हैं, या आप अगर किसी को पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर आप खुद इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि उनके अंदर वो इडियम्स इस्तेमाल करते हैं, फ्रेजेस इस्तेमाल करते हैं, प्रोवर्ब से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो जुबान है वो बहुत उम्दा दिखाई देती है। ठीक है ना। और ये इसलिए याद नहीं हो पाते क्योंकि हम लोग इसको आमतौर पर नॉर्मली हम इसको यूज नहीं करते हैं। जितना ज्यादा आप यूज करेंगे ना, लिखने में, बोलने में, चलते फिरते, तो आपको ये चीजें आसान लगने लगेंगी। तो जैसा कि पहला है फूलों की सेज, ठीक है ना। हमने पहला लिया है अ बेड ऑफ रोजेस। पहले मैं इससे भी पहले एक ले लेता हूं। जैसा कि आम तो नॉर्मली हम कहते हैं मैं बहुत खुश हूं। क्या कहते हैं हम? मैं बहुत खुश हूं। हम क्या कहते हैं? आई एम वेरी, आप बोल सकते हैं आई एम वेरी हैप्पी। हैप्पी। अब जब कोई कहता है ना आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, ठीक है। अब इसमें वो ये भी कह सकता है आई एम वेरी डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूं। वो ये भी कह सकता है कि मैं आई एम वेरी ग्लैड। देखो यहां पर लिख सकता है वो ग्लैड। प्लीज बंद कर लें जहां से आवाज आ रही है। डिलाइटेड, ठीक है ना। हैप्पी, ग्लैड, इस तरीके से वर्ड यूज होते हैं। लेकिन ये नॉर्मली यूज होते हैं आम बोलचाल में। अगर आप किसी से भी बात करेंगे तो उसको ये पता होगा, ठीक है ना। लेकिन एक बहुत अच्छी प्रोवर्ब यूज होती है। प्रोवर्ब मतलब एक ईडियम है, इस्तेमाल होती है। मैं आप लोगों को इन तीनों के इस्तेमाल भी बता दूंगा, सब में फर्क क्या है, ठीक है ना। लेकिन आज हम वो बात नहीं कर रहे हैं। आज मैं थोड़ा पढ़ा देना चाहता हूं आपको। जैसे किसी ने कहा आई एम ऑन क्लाउड 9, आई एम ऑन क्लाउड 9। अब देखो किसी ने कहा आई एम वेरी हैप्पी, तो आपको बात समझ में आएगी। आई एम वेरी ग्लैड, आई एम डिलाइटेड, मैं खुश हूं, ठीक है ना। लेकिन अगर उसकी जगह पर आपने बोल दिया, ये किसी ने बोला आई एम ऑन क्लाउड 9। क्या बोला? आई एम ऑन क्लाउड 9 बिकॉज माई पेरेंट्स आर गोइंग टू परफॉर्म परफॉर्म हज। देखो एक चीज समझना। अब यहां पर आई एम ऑन क्लाउड 9, अगर इसका लफ्जी तर्जमा करेंगे ना, लिटरली मीनिंग करेंगे, तो क्या मीनिंग होगा? जल्दी बताएं आप लोग, क्या मीनिंग होगा? मैं नौवे आसमान। और बादल पर। बादल पर हूँ। मैं मैं नौवे बादल पे हूँ। किस कोई कहेगा भाई कि मैं 9 बादल ऊपर हूं, ठीक है ना। लेकिन क्या इसका मीनिंग ये सही होगा? नो सर। नो सर। देखो आई एम ऑन क्लाउड, मैं 9 बादल ऊपर हूं क्योंकि मेरे वालिदैन हज अदा करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग इन्हें लिखते रहना, ठीक है ना। आई एम ऑन क्लाउड 9 बिकॉज माई पेरेंट्स आर गोइंग टू परफॉर्म हज। तो यार यहां ये मीनिंग तो यहां फिट नहीं बैठ रहा है। मैं 9 बादल के ऊपर हूं, रीजन ये है कि मेरे वालिद साहब, मेरे वालिदैन हज अदा करने जा रहे हैं। टू परफॉर्म हज, टू परफॉर्म उम्रा, टू परफॉर्म नमाज। परफॉर्म परफॉर्म आप कह सकते हैं, उम्रा के लिए, हज के लिए, नमाज के लिए परफॉर्म, ठीक है ना। परफॉर्म करना, इसी से है परफॉर्मेंस, कारकर्दगी कहते हैं ना यार।
आईपीएल में उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, उसकी कारकिर्दगी बहुत अच्छी है, बैटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहा है, फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहा है, इंपैक्टफुल प्लेयर है भाई। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या। तो जाहिर सी बात है, ये इसका लिटरली मीनिंग नहीं होगा। इसका वो मीनिंग होगा जो अंग्रेजों ने कभी इसको इस्तेमाल किया होगा जिसके लिए। तो इसको इस्तेमाल किया बहुत ज्यादा खुशी पर। और रीजन क्या होता है, जैसे कि बादल जब आते हैं ना, जैसे अभी गर्मी हो रही है और बादल आ जाएं तो लोग खुश हो जाएंगे, अरे यार बादल आ गए यार। ठीक है ना। तो ये उस तरफ इशारा होता है। आई एम ऑन क्लाउड नाइन बिकॉज माई पेरेंट्स आर गोइंग टू परफॉर्म हज। यहां पर एक बात याद रखना, अंग्रेज लोग पी को पी नहीं पढ़ते, था की तरह पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, था, परफॉर्म। हाँ। और आर होता है ना बीच में, आर, इसको वो बोलते नहीं है, परफॉर्म, परफॉर्म। तो आपको लगेगा यार आर नहीं बोला, हम लोग परफॉर्म, 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 हम सोचते हैं पूरा आर की आवाज आना चाहिए। वो लोग आर की आवाज नहीं, यू आर गोइंग, हम लोग बोलते हैं यू आर गोइंग, वो ऐसे नहीं बोलेंगे, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। तो अब जैसे यू आर गोइंग बोले तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है यार। आप इंग्लिश मूवीज को देखें, न्यूज़पेपर्स को, जब न्यूज रीडिंग करते हैं ये लोग चैनल वगैरह पे, तो उनको भी देखें, यू आर गोइंग, प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग, गोइंग बोल देंगे, गोइंग, गोइंग भी नहीं कहेंगे, आखिर का जी भी नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। ही इज ड्रिंकिंग, बहुत सिंपल बोलेंगे, इतना आर को सिंपल बोलेंगे, इतना छुपा कर बोलेंगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि ये आर बोल भी रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। वो रीजन है, जैसे आई मीन क्लाउड नाइन। और हम लोग ना चीजों को क्या करते हैं पता है, दबा दबा के बोलते हैं। जैसे हमारी आदत होती है ना अरबी पढ़ने, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो ऐसे ही इंग्लिश को बोलने की कोशिश करते हैं। इंग्लिश ऐसा नहीं है। इंग्लिश को जितना सॉफ्ट आप बोलेंगे उतनी ही अच्छी लगेगी। I'm on cloud nine because my parents are going to perform Hajj। ठीक है ना। आप देखेंगे शुरू में आपको हेजिटेशन लगेगी, थोड़ी सी उलझन लगेगी, कंफ्यूज रहेंगे, लेकिन मजा तभी आएगा। आई एम ऑन क्लाउड नाइन बिकॉज माई पेरेंट्स आर गोइंग टू परफॉर्म हज। आप ऐसे बोलें जैसे ये पूरा एक ही वर्ड है। ठीक है ना। तो आई एम ऑन क्लाउड नाइन का मीनिंग है कि मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। ओके। तो यहां पर आप जब भी कोई कहना चाहते हैं कि मैं बहुत खुश हूं, आई एम ऑन क्लाउड नाइन बिकॉज आई एम गोइंग टू प्ले क्रिकेट टुडे विद माय पेरेंट्स, विद माय फ्रेंड्स, विद माय कलीग्स, विद माय क्लासमेट्स। मैं अपने हम जमातों के साथ क्या करने जा रहा हूं, क्रिकेट खेलने जा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। वी आर ऑन क्लाउड नाइन बिकॉज आई एम गोइंग टू विजिट द ताज महल विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने जा रहा हूं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। तो आई एम ऑन क्लाउड नाइन बिकॉज माई यंगर ब्रदर पास द एग्जामिनेशन। मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि मेरे छोटे भाई ने एग्जाम पास कर लिया है। ठीक है ना। तो जैसे आप कहते हैं ना ऑन क्लाउड नाइन, या आप कहें मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत मसरूर हूं। ठीक है ना। मसरूर जैसे उर्दू में कह देते हैं, मैं बहुत शादा व फरहा हूं, उर्दू में ये भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो जैसे उर्दू में अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी होते हैं। आप बहुत कम, अच्छा आप में से किसी ने मुझसे पहले ऑन क्लाउड नाइन लफ्ज सुना है? यस सर। जी। यस। कहां पर? यूट्यूब पे देखा था। हाँ हो सकता है। ठीक है ना। यूट्यूब पे हो सकता है, किसी अच्छी किताब में हो सकता है, न्यूज़पेपर में हो सकता है। ये होता है आपका ऑन क्लाउड नाइन। ठीक है ना। तो आज से आप इसको स्टार्ट करें, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड इन योर कॉन्वर्सेशन। If you want to improve your communication skill, you have to use it. You have to use these words, these phrases during your conversation. While you converse with your friends, while you speak with your friends, you can use it as much as you use it. Inshallah, your
communication skill will improve day by day. तो आई एम ऑन क्लाउड नाइन बिकॉज माई पेरेंट्स आर गोइंग टू परफॉर्म हज। ठीक है, इस पर आप लोग क्या करेंगे, आपने ये लिख लिया, अब दो दो कम से कम दो तीन एग्जाम्पल आप बनाकर ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब एक मैं बोलता हूं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं नॉर्मली, इट इज अ पीस ऑफ केक। जैसे आपने कहा, चलिए इसके अलावा एक और लेते हैं, अ चाइल्ड्स प्ले। हालांकि देखो ये आसान है, अ चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल। जैसे आपने कहा, इसके लिए एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं आप लोग, बताएं कोई एक। जैसे हमने कहा, प्लेइंग इन इंडियन टीम इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। क्या मीनिंग होगा, जल्दी बताएं। इंडियन टीम में खेलना बच्चों का खेल नहीं है। हाँ, जैसे किसी ने कहा यार मैं इंडियन टीम में चला जाऊंगा, ये है वो है फलाना ढिमाका, तो आपने कहा भाई इंडियन टीम में खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देखो अब नॉर्मली आप यूज करेंगे इसको। जैसे किसी ने कहा यार मैं इंग्लिश ना 6 महीने में सीख जाऊंगा, तो आपने कहा भाई 3 महीने 6 महीने में इंग्लिश सीखना बच्चों का खेल नहीं है। इंग्लिश बोलना बच्चों का खेल नहीं है। ठीक है ना, मतलब ये बहुत आसान काम नहीं है जितना आप सोच रहे हो। ठीक है ना, बच्चों का खेल नहीं है। जब भी कोई चीज ऐसी होती है जिसको लोग समझते हैं बच्चों का खेल है, बायां हाथ का खेल है, कुछ लोग कह देते ना, अरे क्वालिफाइंग नेट एग्जाम इज इज अ चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, बच्चों का खेल है मेरे लिए, नेट एग्जाम क्वालिफाई करना। तो आप कहेंगे कि भाई ये बच्चों का खेल नहीं है, ये आपके बाएं हाथ का खेल नहीं है। ठीक है ना, उर्दू में ऐसे कहते थे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है ना, मैं तो यूं कर दूंगा। ठीक है ना, प्लेइंग इन इंडियन टीम इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। ओके। साइंस प्ले। ओके, इसी तरह अ पीस ऑफ केक है, अ पीस ऑफ केक। देखो जब मैं कम से कम आपको 100 पढ़ा दूंगा ना अगले 15 एक दिन में, हर दिन कोशिश करेंगे 10-10, कम से कम 10 पढ़ने की। और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं, अब मैं ग्रुप बना दूंगा आप लोगों का, एडवांस वालों का अलग और बिगनर वालों का अलग। ठीक है ना, इसके पीछे रीजन ये है कि एडवांस वाले अलग हो जाएंगे, आप लोग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें ट्रैक करना आसान होगा। और मेरी कोशिश ये है कि सिर्फ 25 लोग एडवांस में होंगे और 25 ही किसमें होंगे, किसमें होंगे, बिगनर में होंगे। इसके बाद कोई दाखला किसी का नहीं होने वाला है। कोई कहेगा हमें ले लो, नहीं लेंगे, 25 ही रहेंगे। क्योंकि मैं चाहता हूं एक साल में आप लोगों को जो एडवांस वाले हैं वो वाकई एडवांस तक पहुंच जाएं, और जो बिगनर वाले हैं वो एडवांस लेवल तक पहुंच जाएं। यानी जो आप लोगों ने 3 साल में बहुत सारी चीजें सीखी वो एक साल में कवर कर लें, क्योंकि हम उनको और टाइम भी दे सकते हैं। मैं इंडिया में हूं अभी, जब जब मुझे टाइम ज्यादा मिलेगा तो मैं आसानी से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है ना, वहां मुश्किल होता था। अ पीस ऑफ केक, क्योंकि ज्यादा जिम्मेदारियां थी। अ पीस ऑफ केक किसे कहेंगे, मतलब वेरी इजी, क्या बोलेंगे, बहुत आसान। वेरी जैसे इजी। आपने कहा, जैसे आपने क्या कहा, एक एग्जांपल दे दें। Solving math questions is is a piece of cake. सॉल्विंग Math questions, मैथ, मैथ क्वेश्चंस होता है या मैथ सम्स होता है। math questions होता है। चलिए, सॉल्विंग मैथ क्वेश्चंस Is a piece of cake. इज अ पीस ऑफ केक। किसके लिए है ये पीस ऑफ केक, आपके लिए। जो जानता जिसकी हो। बेसिक अच्छी हो। जिसकी सेल बेसिक अच्छी हो, मेहनत अच्छे से सॉल्व किया हो। मैथ क्वेश्चंस इज अ पीस ऑफ केक।
है मैथ के क्वेश्चंस सॉल्व करना एक हेलो है। का टुकड़ा हलवा है? हैं भाई, ये उसके लिए हो सकता है जैसे जो जैसे आनंद कुमार सर थे, जानते हैं। ठीक है ना, जिनका ओढ़ना बिछोना सब कुछ क्या है, क्या है, नहीं थी। वो जो है ओढ़ना बिछोना सब मैथ है, उनके लिए हो सकता है, लेकिन नॉर्मली सबके लिए नहीं है। तो आप कह सकते हैं सॉल्विंग मैथ क्वेश्चंस इज नॉट अ पीस ऑफ केक, इसमें नॉट लगा दें, ठीक है ना, अ पीस ऑफ केक। जैसा आपने कहा, ओके, हमने कितने पढ़ लिए? ऑन क्लाउड नाइन अ चाइल्ड्स प्ले। अभी मैं वो पीस पढ़ा रहा ऑफ हूं आपको केक। ज्यादातर, जो बहुत क्या है, इस्तेमाल है, ताकि यूं तो मैं अपनी बुक में इंशाल्लाह 500 से ऊपर ये लिखने वाला हूं, ठीक है ना, जो इंशाल्लाह आएगी, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत हुई इन सबको जमा करने में, लिखने में। अ बेड ऑफ रोजेस, फूलों की सेज, जैसे कि ये इंग्लिश में बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। जिंदगी फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का बिस्तर है, ठीक है ना। जैसे कोई कहता है ना, राजा की गद्दी पे बैठ के देखो, आपको लगता है ये फूलों की सेज है, ये फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का बिस्तर है, ठीक है ना। तो ये अ बेड ऑफ रोजेस। अब देखो यहां इसमें खुद इशारा है, बेड ऑफ रोजेस। बेड किसे कहते हैं? बिस्तर। रोजेस मतलब गुलाब, गुलाब के फूल, तो इसी को फूलों की सेज, ठीक है ना, उर्दू में फूलों की सेज ही कहते हैं। जिंदगी फूलों की सेज नहीं, बल्कि कांटों का बिस्तर है। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स मतलब कांटे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है, यहां पर देखें, अगेंस्ट द रेनी डे। क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? अब देखो, रैनी किसे कहते हैं? बारिश। अगेंस्ट। रैनी डे, बारिश का दिन। लेकिन अगेंस्ट द रैनी डे, इसका मतलब होता है मुश्किल वक्त के लिए, मुश्किल वक्त के खिलाफ या मुसीबत की घड़ी में। तो आप कहते हैं वी मस्ट सेव मनी, वी मस्ट सेव सम मनी एवरी मंथ अगेंस्ट द रेनी डे। अगेंस्ट द रेनी डे मतलब क्या रैनी है? डे। मुश्किल वक्त के लिए हमें कुछ पैसे जमा करके रखने चाहिए, कुछ रकम जमा करके रखनी चाहिए। अब देखो यहां पर जब आपने कहा, क्या कहा आपने? अ रेनी डे। अगेंस्ट। अब नॉर्मली इसका तर्जुमा लोग क्या करेंगे? अ रेनी, बारिश का दिन, बरसात का दिन। आपने आपने कहा नहीं भाई, इसका मीनिंग ये नहीं है, इसका माना है फॉर अ टफ टाइम। जब बहुत ज्यादा बरसात होती है तो नॉर्मली आदमी के लिए क्या होता है, उसमें मुसीबत हो जाती है, काम रुक जाते हैं, ठीक है ना, आप आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए ये एक इडियम इस्तेमाल होती है, अगेंस्ट द रेनी डे। जैसे ही आएगा, मैंने जब से इडियम फ्रेजेस पे अपने ऊपर काम करना शुरू किया, टू बी ऑनेस्ट, ईमानदारी से मैं ये बात कर रहा हूं कि मुझे इंग्लिश पेपर बिल्कुल एकदम हलवा लगने लगी, एकदम आसान, क्योंकि ग्रामर बहुत मजबूत पहले से ही था अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैंने इडियम्स और फ्रेजेस पढ़े, एडवांस स्ट्रक्चर्स पढ़े, तो जब मैंने अपनी बुक भी तरतीब दी, बहुत मेहनत करी, ठीक ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना आसान हो गया मेरे लिए न्यूज़पेपर को पढ़ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तकरीबन मैं आपको आने वाले 2 एक महीने में, अगर हम 10 10 भी पढ़ेंगे तो 500 तक इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे, अगर बीच में छोटी मोटी छुट्टियां भी हुई तो, ठीक है ना। तो कोशिश ये करेंगे कि आने वाले 1 2 महीने में 500 कम से कम आपको आ जाने चाहिए। लेकिन मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग इनको मेहनत से याद करेंगे, करेंगे ना इंशाल्लाह, है भाई। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब देखो, कोई कोताही नहीं करनी आप लोगों को,
ठीक है ना, केयरलेस नहीं रहना है। आपको अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये आप एसएससी, बीएड, कोई भी एग्जाम देंगे ना आज के दौर में, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अगर ये इस्तेमाल हो ही जाते हैं। ठीक है ना। अगेंस्ट द रेनी डे, तो क्या होगा अगेंस्ट द रेनी डे, मतलब फॉर अ टफ टाइम। ठीक है ना। वी मस्ट सेव मनी, सम मनी। अब देखो मस्ट का इस्तेमाल आपको बता दिया हमने, तो अब हम सिर्फ इशारा कर सकते हैं, मस्ट एक मॉडल वर्ब है। वी मस्ट सेव, सेव यहां प्राइमरी वर्ब है। वी मस्ट सेव सम मनी, हमें थोड़ी रकम जमा करनी चाहिए, जरूर जमा करनी चाहिए, एवरी मंथ, हर माह। यानी हर माह हमें थोड़े थोड़े पैसे जमा करके रखने चाहिए, अगेंस्ट द रेनी डे। किस लिए जमा करनी चाहिए? मुश्किल वक्त के लिए। मुश्किल। यानी जब नामुसाइद हालात हों, जब मुसीबत का वक्त आए। तो जो भी इस तरीके का मीनिंग होगा ना उर्दू में, जो आप बोलेंगे मुसीबत के लिए, मुसीबत की घड़ी के लिए, मुश्किल वक्त में, टफ टाइम, नामुसाइद हालात, ठीक है, मुश्किलात के लिए, इस तरीके का जो भी सेंस आए, आप वहां पर क्या फिट कर सकते हैं? अगेंस्ट द रेनी डे। ये एक खासियत होती है। जैसे कि अगर आपने कोई भी आया कि भाई कोई भी काम लोग समझ रहे हैं बड़ा आसान है, तो आपने क्या, इट इज नॉट अ पीस ऑफ केक। जैसे किसी ने कहा मैं मिलीनियर बन जाऊंगा 1 साल में, तो आपने कहा भाई, बीइंग, टू बी टू बी अ मिलीनियर इज नॉट अ पीस ऑफ केक है। करोड़पति बनना, ये क्या है? ये हलवा नहीं यहाँ है। पे तो अ चाइल्ड्स जी। प्ले भी यूज हो जाएगा ना। अ चाइल्ड्स हाँ, प्ले चाइल्ड्स प्ले इसमें बच्चों का खेल नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि जो मैं तो सचिन तेंदुलकर के की तरफ बैटिंग कर सकता हूं और सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड तोड़ दूंगा, तो बच्चों का खेल नहीं है। ये जो है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत डिटर्मिनेशन, बहुत प्रैक्टिस, फोकस, बहुत कुर्बानी, डिटर्मिनेशन के बाद आदमी, सेक्रीफाइस के बाद तेंदुलकर बनता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। किसी ने कहा कि मैं जो ना लैम्बोर्गिनी ले आऊंगा 2 साल में, तो आपने कहा बच्चों का खेल तो रही है लैम्बोर्गिनी चलाना। इट इज नॉट अ चाइल्ड्स प्ले टू ड्राइव अ लैम्बोर्गिनी, टू परचेज अ लैम्बोर्गिनी, इस तरीके से। तो आप अ चाइल्ड्स प्ले, ठीक है ना। अब देखो यहां इस पर है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जो है, इसका मतलब होता है, देखो, एप्पल, सेब, डिस्कॉर्ड। अब यहां डिस्कॉर्ड का मीनिंग है झगड़ा। अब लेकिन अंग्रेज लोग क्योंकि ऐसा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ कुछ चीजें ऐसी आएंगी इसमें जिसका रीजन मुझे भी इतना नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट, फ्रेंकली कह रहा हूं। क्योंकि हालांकि इन सब के पीछे कोई ना कोई एक इंसिडेंट रहता है। अंग्रेजी में एक बात बताऊं, जितनी भी प्रोवर्ब होंगे, इडियम्स होंगे, फ्रेजेस होंगे, उनके पीछे कोई ना कोई एक इंसिडेंट है। तो आप इतने इंसिडेंट, हजारों इंसिडेंट कैसे पढ़ेंगे बताइए? कैसे याद करेंगे? तो हमारा काम क्या है, जितनों का आसानी से मिल जाए मिल जाए, नहीं मिलता है उनको वैसे ही याद कर लें। कोई ये कुरान की तफसीर तो है नहीं कि जो हम हर चीज को बहुत गहराई में जाके पढ़ें। तो इतना ज्यादा भी जाने की जरूरत नहीं है। बस हमें इतना पता चल गया, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़। अब जहां भी कोई ऐसा मीनिंग आ जाए, सेंस आ जाए कि भाई झगड़े की जड़, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है वहां पर? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यूज कर देना। ठीक है ना। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। कश्मीर एक, कश्मीर झगड़े की जड़ है। कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के दरमियान झगड़े की जड़ क्या है? इख्तिलाफात का सबब क्या है? कश्मीर है। तो अब जो भी झगड़े की जड़ तो होगी, आपको नीचे क्या यूज कर देना है? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जी। उर्दू में गलत हो रहा है, सेब हो रहा है शायद। अच्छा, इख्तिलाफात का एक सेब है हो गया, इख्तिलाफात का एक सबब है। सबब, ओके, वेरी गुड। इख्तिलाफात का एक सबब है या एक वजह है, एक रीजन है, एक कारण है।
अब जो भी आप बोलना चाहें, झगड़े की जड़, झगड़े का सबब, इख्तिलाफात का बाइस, इख्तिलाफात का सबब, ठीक है ना, इस तरीके से जो भी सेंस आएगा तो आपको एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। जैसे आप कह सकते हैं कि भाई अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के बीच झगड़े का की जड़ ये लड़की है, ठीक है ना, इस तरीके से आजकल आता है कि भाई इनके पीछे इसकी बहन का रोल है, ये बहन बहन जो है वो ऐश्वर्या राय को पसंद नहीं करती है, तो वहां पर आप देखोगे एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यूज होगा, ठीक है ना। अब आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको खुद ये चीजें महसूस होंगी। ठीक, यहां तक हो गया पूरा। अब यहीं पर एक और यूज यस होता है जो सर। यहां पर मैंने अभी लिखा नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूं, ठीक है, इसको ऊपर ही लिख देता हूं। वो है, जैसे आप उर्दू में कहते हैं आंखों का तारा, क्या कहते हैं भाई? आंखों का तारा। तो उसके लिए भी एन एप्पल ऑफ आईस इस्तेमाल होता है, एन एप्पल ऑफ आई। आइस। हम कहें वो मेरी आंखों का तारा है, कैसे बोलेंगे? शी बोले, इज एन एप्पल ऑफ आई। जैसे आपका कोई बेटा है या बेटी है, आपने कहा यू नो माय सन इज एन एप्पल ऑफ माय आईज। अब देखो, उर्दू में कहते हैं आंखों का तारा, यानी बहुत अजीज, बहुत करीबी, बहुत ज्यादा महबूब। लेकिन इंग्लिश में कहते हैं एन एप्पल ऑफ आइस, आंखों का सेब, ठीक है ना। तो अब अंग्रेज किस सेंस में यूज कर रहे हैं इसको? बहुत अजीज। तो हम उर्दू में कह देते हैं वो मेरी आंखों का तारा है, यानी वो मेरा महबूब है। यू नो माई सन इज एन एप्पल ऑफ माई आइस, मेरी आंखों का तारा है। जैसे आंखों की ठंडक कह देते हैं आमतौर पे, कहते नहीं कहते हैं आंखों की ठंडक, आंखों का तारा। तो कितने हो गए आज के यस लिए? सर। आप लोग लिख रहे हैं ना इसको? ओके। तो अभी हमने जो पढ़े हैं इतने, एक पढ़ा कौन सा, जल्दी से इसको रिवाइज कर लें 1 मिनट में, 1 मिनट रह गया। ऑन क्लाउड नाइन, जल्दी से बोलें, ऑन क्लाउड नाइन, इसका ऑन मीनिंग क्या है? क्लाउड ऑन नाइन। क्लाउड नाइन। मीनिंग बहुत है खुश। बहुत खुश होना, बहुत आई एम खुश। ऑन क्लाउड नाइन। अच्छा, बच्चों का खेल, चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले। अच्छा, हलवा, यानी बहुत पीस ऑफ आसान, केक। अ पीस ऑफ पीस ऑफ केक। केक। आंखों का तारा, एन एप्पल ऑफ आई। आई। एन एप्पल अच्छा, ऑफ आइस। फूलों की सेज, अ बेड ऑफ बेड ऑफ अरे, रोजेस, रोजेस। अ बेड बेड ऑफ ऑफ, रोजेस। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, इट इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स। मुश्किल वक्त के लिए, अगेंस्ट द अगेंस्ट रैनी द डे, रेनी डे। अगेंस्ट द रैनी डे। अगेंस्ट द झगड़े रेनी की डे। जड़, एन एप्पल ऑफ एन एप्पल डिस्कॉर्ड, ऑफ एन एप्पल डिस्कॉर्ड। ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड। अब देखना है, डिस्कॉर्ड। जैसे कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान झगड़े की जड़ है, तो कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इतने पढ़ लिए, नेक्स्ट में और 4-5